हेलो, कैसे हो सभी। आज हम बात करेंगे आर्मी के अकॉर्डिंग जो मैथ्स का पैटर्न है, आपके जो टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके आर्मी एग्जाम्स में मैथ का जो सिलेबस है वो किस टाइप से, मतलब किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस टाइप के कौन कौन से टॉपिक हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है। तो देखिएगा, आपकी एग्जाम्स का जो लेवल रहता है वो एकदम जीरो लेवल रहता है। कुछ मॉडरेट चीज़ें पूछी जाती है, बाकी आपको सभी जानकारी एकदम बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आपके एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आर्मी में, वो 15 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 20। ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, हम स्टार्ट करते हैं, गणित के बारे में जानते हैं। पहले तो मैथ्स की हम बात करेंगे तो आपके एग्जाम्स में एक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। देखिएगा, इसमें एक नंबर लाइन होती है। नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हम एक नंबर लाइन की बात कर रहे होंगे। नंबर लाइन क्या होती है? जैसे आप बात करें, जीरो हो गया, एक, दो, तीन, चार और क्या आ गया? 5। इस प्रकार से ये कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। और ये वाली वैल्यू कहाँ तक आ रही है? नेगेटिव मान आ रहे हैं, -1, -2, इस प्रकार से आ रहा है। कहाँ तक आएगा? माइनस में इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है। तो देखिएगा, ये नंबर लाइन है, आप ये देख पा रहे होंगे कुछ मान ऐसे हैं। हाँ, रीड आ गया। तो देखिएगा, हम बात करेंगे किसके बारे में? नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के बारे में। देखिएगा, नंबर्स को डिफाइन किया गया है। हम आप बात करें दो टाइप्स के नंबर्स की, अगर हम बात करें पहले तो क्या होती है? वास्तविक संख्या। क्या होती है भाई? वास्तविक संख्या होती है। और होती है काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनको केवल हम इमेज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो क्या होंगी? काल्पनिक संख्याएं होंगी, इमेजरी नंबर होंगे। जिसके अंदर आप कहेंगे रूट में क्या आएगा? 5, रूट में क्या आएगा? 7, है ना। ये सारे वैल्यू क्या होंगे? काल्पनिक। और बाकी जो सारे मान होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। रियल नंबरों की अगर हम बात करते हैं तो जो भी आप नंबर पढ़ते हो वो सारे क्या होते हैं? रियल। किसको छोड़ दिया जाए तो? काल्पनिक वैल्यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं होंगे। अब इनके बाद में हम बात करेंगे, संख्याएं होती है बस कौन सी? परिमेय संख्याएं भी होती है और अपरिमेय संख्याएं भी होती है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? आपको इनमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल आपको बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए। जो वैल्यू p बटा क्यू के रूप में लिखी जाएगी वो हमेशा क्या होगी सर? परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये याद रखना, क्यू का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। अब हम बात करें अपरिमेय संख्या की, जिसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख पाए, वो संख्याएं सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे कोई आपसे कहे सर 5, बोलो क्या है? 5। क्या 5 परिमेय संख्या है क्या? आपने देखा सर p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हो क्या? तो 5 को क्या मैं 5/1 लिख सकता हूँ क्या? तो आप कहेंगे सर ये क्या होगा? परिमेय संख्या है। जैसे 3/5 है, ये भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या। 7/11 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। ये वाला नाम नंबर भी परिमेय संख्या, ये वाला नंबर भी क्या है? परिमेय संख्या। और इसी प्रकार से जैसे मैं अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो रूट में क्या है? 3 है, रूट में क्या है? 9 है, रूट में क्या है? 11। ये सारी क्या होगी? अपरिमेय संख्या। और एक आपका आता है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होता है वो क्या होता है? 22/7। पाई का जो मान होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या। क्यों? पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 क्या पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया, तो ये तो क्या आ गया? परिमेय। लेकिन पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? अब देखिएगा, हम आते हैं कि जो वैल्यू है आपके अकॉर्डिंग, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। आपने देखा कि सर जो नंबर्स गिनने के काम में आए, हम डिफाइन करते हैं नंबर्स को, सभी नंबर्स को कैसे कैसे आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन कर सकते हो। देखिएगा ध्यान से, जो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये जो नंबर है वो इन्फिनिटी तक जाए तो इसको आप क्या कर सकते हो सर? प्राकृत संख्या। बोलो क्या बोलोगे? प्राकृत संख्या। तो बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। कई बार प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1। अगर मैं प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लूं तो संख्याएं क्या होगी? पूर्ण संख्या। ये आपकी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगर आप इसको किस में शामिल कर लिया? जीरो को भी इसमें क्या कर लिया आपने? शामिल कर लिया। फिर हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याएं। क्या होगा भाई?
पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं अगर आप पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो नंबर क्या होंगे, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं होंगी, क्या होंगी, पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक और एक क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, ये होगा सर -5, -4, और ये आप कह रहे हो -3, -2, और क्या होगा -1, यहाँ 0 आ गया। 1 2 3 4, इस प्रकार से ये जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, और ये नंबर क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक। बोलो बात क्लियर है। यहाँ से एक बात और आपको ध्यान रखनी है, माइनस में -5 और माइनस क्या है, 7। बताओ दोनों में बड़ा कौन है, तो माइनस में जो बड़ा होगा वो क्या होगा, छोटा, और जो छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा। आपसे पूछा जाए ये मान वैसे क्या है सर, छोटा है, इसलिए ये क्या होगा, बड़ा। -11 और माइनस क्या है, 8। बताइए दोनों में बड़ा कौन है, तो -8 क्या होगा, बड़ा। ये वाला मान आपका बड़ा हो जाएगा, ये वाला मान क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मान आपका छोटा होगा, ये वाला मान क्या होगा, बड़ा। और वैसे तो आपके जो नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 रियल नंबर होते हैं, उनमें तो आपको पता ही है बड़ा कौन सा होता है और छोटा कौन सा होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या आ गई, पूर्ण संख्या आ गई, और क्या आ गई, पूर्णांक संख्या। अब हम बात करें सर सम संख्या और क्या होती है, विषम संख्या। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो के क्या हों, गुणज हों, दो के क्या हों, गुणज। वे सारी संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है, या आप ये भी कह सकते हो जिसमें दो का भाग क्या जाए, पूरा पूरा जाए, क्या कहलाएगी, सम संख्या। जिसमें दो का भाग पूरा पूरा ना जाए वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या। क्या होती है, 1 3 5 7, ये सारी संख्याएं कौन सी होती है सर, विषम संख्याएं। सबसे छोटी विषम संख्या आप बात करेंगे तो एक ही होगा कि नहीं, यहाँ से आप देख रहे हैं प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, एक। अब मैं बात करता हूँ सर कौन सी संख्याओं की, आपसे पूछा जाए भाज्य और अभाज्य। सर क्या है, भाज्य और अभाज्य। आप देखिएगा भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके फैक्टर क्या होने चाहिए, 3। आप कहेंगे खुद और एक के अलावा उनमें किसी अन्य संख्या का भी क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। जैसे भाई 4 है, 4 के फैक्टर कौन कौन होंगे, आप कहें 4 में 4 का भाग भी जाता है, 4 में 1 का भाग भी जाता है, और 4 में 2 का भाग भी जाता है। तो बताओ तीन संख्याओं का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 4 में 4 का भाग भी जा रहा है, 1 का भाग भी जा रहा है, और किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग भी जा रहा है। तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं, ये नंबर क्या होगा आपका, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसमें खुद और एक के अलावा किसी का भाग न जाए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा किसी का अन्य संख्या का भाग ना जाए। भाई एक का भाग तो हमेशा जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई भी नंबर हो उसमें एक का भाग तो जाएगा ही जाए। कोई भी पूर्णांक संख्या हो, जैसे पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, उसमें एक से तो बटा एक तो लिख ही सकते हो आप लोग। देखिएगा जैसे आपके पास 3 है, आपके पास क्या है, 5 है, आपके पास क्या है, 7 है। इसमें 3 का भाग जाएगा, एक का भाग जाएगा, लेकिन अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ये कौन सी संख्या हो गई सर, अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगी। क्या होगी, प्राइम नंबर। अब एक बात बताओ, हम बात करते हैं दो भी अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना, दो भी क्या है, अभाज्य संख्या। और दो अभाज्य संख्या ऐसी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। समझ रहे हो, दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ क्या है, सम भी है। और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सम संख्या और अभाज्य संख्या हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है दो के अलावा। अब हम बात करते हैं सर एक की, किसकी बात करते हैं सर, एक की। तो याद रखना हमेशा एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य। सर एक ना तो क्या है, भाज्य, और ना ही क्या है, अभाज्य। ना तो एक को भाज्य की श्रेणी में रखोगे, ना ही एक को क्या रखोगे, अभाज्य की श्रेणी में रखोगे। सर ऐसा क्यों है, क्योंकि भाज्य ही कहता है कि मुझमें इस कैटेगरी में आपको आने के लिए आपको कितने फैक्टर की आवश्यकता होती है, 3। कितनी, 3 वैल्यू का भाग जाना चाहिए। और इसमें आने के लिए बताओ कितने की आवश्यकता होती है, एक के अलावा किसी अन्य के 2 फैक्टर होने चाहिए, इसमें एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। इसमें देखो शामिल होने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए, 2। इसमें 3, लेकिन एक में तो एक ही फैक्टर है, तो 2 है ना, क्या है, 3 है। इसलिए न तो ये भाज्य में शामिल होगा और ना ही किस में शामिल होगा, अभाज्य में शामिल होगा। एक ना तो भाज्य और ना ही क्या है, अभाज्य। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, कैटेगरी समझ में आई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। ठीक है, अब आपको एक बात और याद रखनी है कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, आपको समझना है।
1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो बताना हमेशा कितनी होती है 25। याद रखना 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है 25। अगर मैं बात करूं 1 से 25 है ना, और 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, अगर मैं इनकी कैटेगरी को यहाँ पे इस प्रकार से लिखता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझना होगा सर क्या। देखो ध्यान से, 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, यहाँ अभाज्य संख्याएं होती है 9, यहाँ होती है 6, यहाँ होती है 6, और यहाँ क्या होती है 4। अगर आपसे कोई एग्जामिनर ये पूछ ले 25 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या क्या होती है, तो क्या होगी 4। अगर 50 से 75 की बात करता है तो 6, 25 से 25 से 50 तक की बात करता है तो क्या होगी 6 होगी। क्लियर है बात यहाँ से? इतनी बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की मैं बात करूं, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कितनी होती है भाई 25 होती है। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? अब हम बात करेंगे इनका योग ज्ञात करना। सर क्या याद करना? योग ज्ञात करना। डायरेक्टली आप ध्यान रखें, इनका योग नहीं, आप प्राकृत संख्याओं का योग। बोलो भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, प्राकृत संख्याओं का योग। आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिएगा प्राकृत संख्याएं होती है उनका हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। तो योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 बटा में क्या आएगा 2। याद रखना प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, n×n+1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है प्राकृत संख्याओं का क्या ज्ञात करना, योग ज्ञात करना। अगर मैं यहाँ पे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करूं, वर्गों का योग, आपसे पूछा जाए वर्गों का योग क्या होगा, तो n2n+1 और क्या आ गया बताओ, है ना। आप कहेंगे n+1 डिवाइड बाई क्या आ गया बताओ 6, डिवाइड बाई क्या है 6। यहाँ पे सॉरी n नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा देखो ध्यान से समझना, 2n+1 इंटू n+1 डिवाइड बाई क्या आ गया 6। आपसे पूछा जाए घनों का, के घनों का योग क्या होगा, घनों का योग क्या होगा, तो आप थोड़ा सा समझना। यहाँ पे क्या आएगा n+1 बटा में क्या आएगा 2 का क्या आ गया होल स्क्वायर। ये घनों के योग का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। घनों के योग का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला। बात समझ में आ रही है? जैसे आपसे कोई प्रश्न में पूछा जाए 1 से लेकर 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 50 तक की संख्या का योग क्या होगा, संख्या का योग आपसे पूछा गया है कि 1 से 50 तक की जो संख्या है उनका योग क्या होगा, तो बताओ क्या रखोगे 50, 50 इंटू क्या आएगा 50 से क्या होगा 51 बटा में क्या आ गया 2, आपने 2 से काटा कितना आ गया 25, 25 इंटू क्या आ गया बताओ 51। अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको पता लगा 25 से कम 25, 25 5 क्या हो गए 125, 125 में 2 और ऐड कर दोगे तो क्या आ गया 127। बताओ 1275 होता है क्या? आपने कहा 1 से 50 तक की संख्याओं का जो योग होगा वो क्या होगा बताइए फटाफट। आप कहेंगे 1200 क्या होगा 75। बोलो बात क्लियर है यहाँ से? इसी प्रकार से हम वर्गों का ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम घनों का ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ से? आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान देना। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ, आपको पूछा जाए कि सर क्या है 2, है ना, 2 4 6 8, और इस प्रकार से आ रहा है आपके पास कितना 80। आपसे पूछा है पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या क्या होगी। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर पदों की संख्या क्या होगी, 2 4 6 8 इस प्रकार से आ रहा है। इसमें पूछा जाए कि इसमें पदों की संख्या क्या होगी, तो देखो पदों की संख्या ज्ञात करने का तरीका आपका क्या होगा, ध्यान से समझना। आप कहेंगे सर अंतिम पद प्लस प्रथम पद, क्या बोला, अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइड बाई अंतर, डिफरेंस कितने का है, जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं कि सब में अंतर कितने का है। प्लस में क्या हो जाएगा 1। आपने कहा कि सर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, अंतिम पद कितना है 80, प्रथम पद कितना है 2, डिफरेंस कितने का आ रहा है सब में 2 का आ रहा है, और प्लस में क्या कर दोगे बताओ 1, प्लस में क्या कर दोगे 1। आपको अच्छे से पता चला 80 और 2 कितने हो गए बस 82, 80 और 2 कितने हो गए 82, 82 में किसका भाग दोगे 2 का, कितना हो जाए 41 में कितना जोड़ दोगे
तो कितना हो जाएगा 42। तो 42 टर्म है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल 42 टर्म नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 2 से लेकर कहाँ तक जा रहे हो 80 तक, तो 40 ही टर्म होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो भाई मेरे यहाँ आपको क्या करना होगा, प्लस नहीं करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा माइनस। प्रथम अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई क्या आएगा अंतर, ठीक है ना। याद रखना यहाँ पे जब नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करनी होगी तो आप क्या लिखोगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई क्या आएगा डिफरेंस अंतर आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा बताओ 1। क्लियर है बात यहाँ से? प्लस में क्या आएगा 1, ठीक है। 80 में से 2 गया कितना बचा 78 डिवाइड बाई 2, प्लस में क्या आ गया 1, कितना आ गया बताओ 39 प्लस 1 कितना हो गया बताओ 40। क्या हो गया 40। इस सवाल का उत्तर कितना आ गया बताओ 40। क्लियर है बात यहाँ से? एक और सवाल देखना आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करना। 11, 22, 33 और इस प्रकार से आपके पास है कि सर 440, बोलो कितना है 440। आपसे कह रहा है कितना है 440। आपसे पूछा है पदों की संख्या क्या होगी, आपसे पूछा है पदों की जो संख्या होगी मेरे भाई वो कितनी होगी, फटाफट बताना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे देखिएगा 440, 440 माइनस क्या आएगा 11 डिवाइड बाई क्या आ गया 11। देखो यहाँ पे बटा में भी क्या आएगा 11 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 11 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है 11 का आ रहा है, तो बटा में भी क्या आएगा 11। प्लस में क्या आ गया 1। आपने इसमें से घटाया 440 में से 11 गया, बोलो कितना बचा, माइनस कर देंगे 429 बचेगा क्या, 429 बटा 11 प्लस क्या हो गया 1, भाग देंगे 11 3 कितने हो गए 33, 11 3 तो 33 हो गए, बचे कितने 9, 11 9 क्या हो गए 99 प्लस क्या आ गया 1। बताइए टोटल ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 40। आप कहेंगे सर टोटल टर्म कितनी हो जाएगी 40, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जब भी इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे तो टोटल टर्म्स जो हैं वो कितनी हो जाएंगी बताओ 40 हो जाएगी, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो यहाँ से? अगले पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट होगा सर आपको पता होना चाहिए सर इकाई का अंक, बोलो क्या होगा इकाई अंक। इकाई का अंक ज्ञात करना होगा। जब भी हम बात करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, यूनिट प्लेस की बात करेंगे, तो सारे लोग बताओ क्या इसका यूनिट प्लेस कितना है, तो आपका जवाब होगा 5 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इसमें आप देख पा रहे हैं 256 में यूनिट प्लेस क्या है 6, और आपको पता लगा कि सर 1752 इंटू 287, 1752 इंटू 287 में यूनिट प्लेस क्या है, तो आप इस बात को हमें पता है कि इन दोनों को गुणा करने के बाद में जो यूनिट प्लेस पर नंबर आएगा वही अपना आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट प्लेस पर नंबर कितना है 2, यहाँ पर है 7, 2 को अगर आप 7 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। यूनिट प्लेस की जगह नंबर कितना आएगा बताओ 4। यूनिट प्लेस की जगह अपना नंबर कितना आएगा मेरे भाई 4 आएगा। इसी प्रकार मैंने लिखा इस प्रकार से 1485 इंटू 288, 1485 इंटू 200 क्या लिखा 88। अब बताइए यूनिट प्लेस की जगह मान कितना आएगा, आप देख पा रहे होंगे 8 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है 5 आ रहा है, दोनों को क्या करेंगे गुणा, 8 5 कितने हो गए 40, 40 में यूनिट प्लेस क्या आ गया 0, यूनिट प्लेस क्या आ गया 0। क्लियर है? इसके साथ साथ हम कुछ बातें और समझेंगे। इसके 2 पॉइंट है सर, क्या 1 5 1 5 0 6 है ना, 0 1 5 6 होने पर इकाई का अंक क्या रहता है सेम रहता है, क्या रहता है सेम रहता है। 0 1 5 6 होने पर इकाई का अंक क्या रहता है सेम रहता है, चाहे पावर कितनी भी रही हो, पावर 1 रही हो 10 रही हो 20 रही हो कितनी भी रही हो, मान क्या होगा बताओ भाई सेम रहेगा। कहने का अर्थ ये हुआ 440 की पावर, ध्यान देना 440 की पावर अगर 201 है तो इनिट डिजिट क्या आएगा बताओ 0 आएगा, क्योंकि 0 आने पर क्या आएगा 0 आएगा। अब आप बताइए 231 की पावर क्या है 442, 231 की पावर क्या है 442, तो बताओ यूनिट प्लेस की जगह क्या है 1 है, इकाई का अंक क्या है 1 है। इकाई का अंक 1 होने पर चाहे पावर कितनी भी हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहाँ मान क्या आ जाएगा बताओ 1 आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? राइट। अब देखो भाई 265 की पावर क्या आ गई बताओ 132, 265 की पावर क्या है 132। आपसे पूछा गया यूनिट प्लेस की जगह क्या है 5 है, 5 आने पर इकाई का अंक क्या रहा होगा सर 5 ही रहा होगा, 5 आने पर इकाई का अंक क्या रहा होगा
5 ही रहा होगा। क्लियर? आपने कहा सर 5 आया है तो क्या होगा 5। ठीक इसी प्रकार 266 की पावर क्या आ गई 1040। यूनिट प्लेस की जगह मान क्या आएगा 6 आएगा। सर क्या आएगा 6 आएगा। पहला नियम यही है। इकाई के अंक की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा 0 आने पर 0 ही होगा, 1 आने पर 1 ही होगा, 5 आने पर 5 ही होगा, 6 आने पर क्या होगा 6 ही होगा। बात समझ में आ रही है इतनी? ठीक है सर करेक्ट, इतनी बात कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान रखना है इनके अलावा जो भी नंबर आए, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है भाई, 7 आ गया, 8 आ गया और क्या आ गया 9। 4 हमने काम में ले लिए। टोटल अंक कितने होते हैं 10 होते हैं। 4 की हमने बात कर ली, अब बचे कितने आपके पास 6। ये नंबर आने पर घात में किसका भाग दोगे 4 का। घात में 4 का भाग क्यों देते हैं ये आपको याद रखना है कि 4 मतलब 4 पावर के बाद में मान क्या होते हैं रिपीट होते हैं। ठीक है, 4 पावर के बाद आप ऐसा ध्यान रखोगे 4 पावर के बाद, 4 पावर के बाद मान रिपीट होते हैं। मान क्या होते हैं रिपीट होते हैं। मान रिपीट होते हैं। 4 पावर के बाद मान क्या हो जाते हैं रिपीट होते हैं, इसलिए घात में किसका भाग देते हैं 4 का। कहने का अर्थ यूं समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इकाई का अंक 1 पावर में 1 आ रहा है तो आप बताएंगे चौथी पावर में इकाई का अंक वापस से क्या आ जाएगा, चौथी को छोड़िए पांचवी में क्या आ जाएगा वापस से 1 आ जाए। जैसे स्टार्टिंग में 1 2 3 4 आ रहे हैं तो फिर दोबारा से क्या आएंगे 1 2 3 4, फिर क्या आएंगे 1 2 3 4, फिर क्या आएंगे 1 2 3 4। इसीलिए अगर घात में किसका भाग देंगे बताओ 4 का। अगर घात में 4 का भाग दिया तो भाई शेष अगर 1 बचा तो घात क्या हो जाएगी, घात में 1 का भाग दिया शेष 1 बचा तो घात क्या हो जाएगी 1, 2 बचा तो 2 हो जाएगी, 3 बचा तो 3 हो जाएगी। अगर भाग पूरा पूरा चला गया शेष 0 बचा तो पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखने, ये जरूर ध्यान रखना कि 0 आने पर भाग पूरा पूरा जाने पर यहाँ पर हम 4 ही लिखने वाले हैं, यहाँ 0 लिखने वाले नहीं है। क्योंकि किसी भी पावर की अगर आप बात करेंगे, किसी भी संख्या की पावर अगर वैल्यू वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, उसका अगर पावर 0 लेंगे तो मान क्या हो जाएगा हमेशा 1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 0 आने पर क्या लिखोगे 4। 0 आने पर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। जी क्लियर है क्या बात इतनी, सबको क्लियर है? अब देखो भाई कैसे, मैंने कहा 312 की पावर 113, 312 की पावर क्या है 113। इसमें एक छोटी सी बात आपको और याद रखनी है, विभाजकता के नियम के अकॉर्डिंग आपसे करना है 4 का जब भाग देना है तो आपको क्या देना है लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट में क्या देना है 2 डिजिट में क्या देना है भाग देना है। अगर कहीं पर भी आपको 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना और हमें ये समझना है कि उसमें शेषफल क्या बच रहा है, तो उसका ये पता लगेगा कि सर हम लास्ट के 2 डिजिट में किसका भाग देंगे 4 का। तो वो शेषफल आपका क्या होगा, टोटल नंबर से जो शेषफल आएगा वही आपका क्या होगा उन 2 लास्ट डिजिट से भी आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है इकाई का अंक ज्ञात करो। इन प्रश्नों में आपसे पूछा है इकाई का अंक क्या होगा। मेरे भाई आपसे पूछा गया क्या, इकाई का अंक क्या होगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, इकाई की जगह मान क्या आ रहा है बताओ 2 आ रहा है। इकाई की जगह अंक क्या आ रहा है घात 2 आ रहा है। अब एक बात बताओ, जब 2 आता है तो घात में किसका भाग देंगे 4। दिखाई दे रहा है 2 3 4, 2 3 4 7 8 9 आए, 2 3 4 7 8 9 आए तो घात में किसका भाग दोगे 4। घात में किसका भाग देंगे 4 का, राइट। 4 का भाग दिया, बताओ घात कितनी है 113। घात 113 है सर, घात कितनी है 113, 113 में किसका भाग दोगे 4 का। अब देखो 113 में 4 का भाग नहीं देंगे हम, केवल 13 में ही किसका भाग देंगे 4 का। जब 13 में 4 का भाग देंगे तो बताओ 4 3 12, 12 तक पूरा पूरा चला गया, कितना बचा 1। आप कहेंगे सर 13 में भाग देंगे किसका 4 का। जब 13 में 4 का भाग देंगे शेष क्या बचा 1, 2 की पावर 1 का मान क्या होता है 2 ही हो रहा होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 2 आ गया। राइट आंसर क्या आ गया 2। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? चले भाई आगे देखना ध्यान से। मैंने यहाँ लिखा 317 की पावर 225, 225 189, 225 189। बताना ही है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। आपसे पूछा गया है यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा।
इकाई का अंक क्या होगा, तो फटाफट देखेंगे यहाँ पे घात कितनी आ रही है 7, सॉरी इकाई का अंक कितना आ रहा है बताओ 7 आ रहा है। इकाई का अंक तो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। बताओ घात में किसका भाग दोगे 4, घात में 4 का भाग नहीं देंगे, लास्ट के 2 डिजिट में किसका भाग देंगे 4 का। 89 में मेरे भाई किसका भाग देंगे 4 का। जैसे आप 89 में 4 का भाग दोगे कहाँ तक चला गया 88 तक चला गया। 7 की पावर क्या बची 1, 7 की पावर 1 का मान क्या हो गया 7, इसलिए इकाई का अंक क्या हो गया 7। ठीक है भाई, ठीक है इतनी बात सर समझ पा रहे हैं। आपके पास आ रहा है 289 की पावर 1025, 289 की पावर क्या आ रही है 1025। आपको पता है इकाई के स्थान पर क्या आया 9। अब बताओ घात कितनी है 25। वैसे तो 1024 है लेकिन देखना कितना है 25 है। 25 में किसका भाग दोगे 4 का। जैसे ही 25 में आप 4 का भाग दो, 25 में भाग किसका दिया 4 का, ठीक है। तो बचा कितना 1, 9 की पावर 1 का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा मेरे भाई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई मैंने लिखा सर 11 की पावर क्या आ गई, इस प्रकार से लिखा गया प्लस में ये आपके पास लिखा गया है, ये है इसमें पूछा गया है इकाई का अंक क्या होगा। इस वाले कंसेप्ट में आपसे पूछा गया है सर इकाई का अंक क्या होगा ये बताओ। तो आप जानते हो इकाई का अंक एक का तो एक ही होगा, एक का तो क्या रहा होगा एक ही रहा होगा प्लस। अब मैं 2 की बात करता हूं तो यहाँ इकाई का अंक क्या है 2। अब घात में किसका भाग दोगे 4 का, तो घात कितनी है 33, 33 में किसका भाग दोगे 4 का। इस बात को समझना 33 में हम किसका भाग दे रहे हैं 4 का। तो जैसे ही आप 33 में 4 का भाग देंगे क्या रिमाइंडर 1 बचेगा, क्या शेषफल क्या बचेगा 1। और जैसे ही शेषफल 1 बचेगा है ना, ध्यान देना सारे लोग, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। क्या लिखोगे भाई 1 प्लस क्या आ गया 2 की पावर 1, क्या 2 रे कितने हो गए 3, रिमाइंडर सॉरी इकाई का अंक कितना आ गया 3। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस देखते, प्लस होता तो क्या करते प्लस करते, अभी प्लस आ रहा है तो आंसर क्या आ गया 3। क्या आप लोग इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हो, इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल इकाई का हम अंक ज्ञात कर सकते हैं, इकाई का अंक किसी भी परिस्थिति में आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे कर लेंगे। देखो एक सवाल और ले लेता हूं मैं, मैंने लिखा 445 की पावर 112 प्लस में है ना, 445 की पावर 112, इसके साथ साथ मैंने लिखा 126 की पावर 127, 126 की पावर यहाँ पे क्या आ रही है भाई 127 माइनस, माइनस आपसे कह रहा है सर 64 की पावर क्या आ रही है 65, 64 की पावर क्या आ रही है 65। बताओ भाई क्या 5 का तो 5 ही हो जाएगा, क्या 6 का क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, बोलो क्लियर है। 5 में इकाई का अंक क्या होता है 5 ही होता है, और 6 में इकाई का अंक क्या होता है 6 ही होता है। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या। आप दोबारा बोल रहे हैं कि सर 5 में तो इकाई का अंक क्या होता है 5 ही होता है, और 6 में इकाई का अंक क्या होता है 6 ही होता है, बोलो क्लियर है बात यहाँ से। 5 में इकाई का अंक 5 ही होता है, 6 में इकाई का अंक 6 ही होता है, माइनस कर देंगे, बोलो क्या करोगे माइनस 4 आ गया, 4 के पावर क्या आई 65, 65 में किसका भाग दोगे 4 का, 65 में किसका भाग दोगे 4 का, बोलो एक आएगा कि नहीं आएगा। आप देख पा रहे होंगे, देखो 4 की पावर क्या हो जाएगी 1, 11 में से 4 गया, बोलो कितना बचा 7, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ जाएगा बताओ 7 आ जाएगा। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या। तो आज की क्लास में हमने बात की है बेसिक्स की, बेसिक्स में हमने बताया है कि आपके पास नंबर्स क्या होते हैं है ना, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, और इसके बाद में हमने पढ़ा है लगातार नंबर्स को हम जोड़ कैसे सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा है इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में।